सो बच्चों हम लोगों ने अब तक अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कल आप लोगों के एग्जाम है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको देखेंगे। फाइन, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड of DNA into RNA is termed as। बताओ, जब भी हम DNA जो है उसको RNA के अंदर बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आए हुए हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। बताओ, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और म्यूटेशन। मैम आपने अभी तो बताया था बी या सी में। अरे क्या है वो बताओ ना। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा और आरएनए वापस आरएनए बनाएगा तो रेप्लिकेशन, तो प्रोटीन बनने को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। गुड। और जब डीएनए वापस अपनी ही कॉपी बनाता है तो हम इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल डोग्मा। अब एक वर्ड यहाँ पे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन को सही कर देते हैं, एक है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से हमको क्या समझ में आता है, म्यूटेशन जो है वो क्या मतलब होता होगा। देखो बेटा, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं और हर जीन एक कैरेक्टर के लिए होता है, एक प्रोटीन बनाता है। फाइन, अब जब इसी जीन के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है तो हम उस चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लेते हैं कि एक जीन है जो कोड करता है आंखों का कलर, ठीक है। तो डिफॉल्ट में आंखों का कलर होता है ब्लैक। अब जितने भी दूसरे आपको आंखों के कलर नजर आते हैं वो सब म्यूटेशन है। ग्रीन, ब्लू, हेजल, ब्राउन, है ना। तो ये सब चीजें किसकी वजह से, क्योंकि वो जो आंखों के कलर वाला जो जीन था उसके अंदर क्या आ गया, म्यूटेशन। तो इसकी वजह से ये चेंज हो गया। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 2 डिजीज पढ़ी थी, एक है सिकल सेल एनीमिया और एक थैलेसीमिया, याद है, जिसके अंदर आरबीसी जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। ये भी म्यूटेशन है। और ये क्यों एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू हमारी जीन है। कम, ठीक है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Lysosomes is formed from which of the following cell organelle? कौन से ऑर्गेनेली से हमारा ये जो लाइसोसोम है ये बन जाएगा। न्यूक्लियस से बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा, गोल्जी बॉडी से बनेगा या राइबोसोम से बनेगा। सी हो सकता है या है सी। चलो, आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बनाएगा प्रोटीन। सारे के सारे प्रोटीन का बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये निकल के जाते हैं गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी फिर क्या करती है, इनको भेज देती है इनके टारगेट पर। तो अब टारगेट तो कुछ भी नहीं है, तो ये जो हमारा लाइसोसोम है ये पूरा का पूरा लाइसोसोम है। इसके अंदर अलग अलग यहाँ पर हमारे एंजाइम्स है। तो ये लाइसोसोम कहां से बनेगा, गोल्जी बॉडी से। एंजाइम कहां बनेंगे, एंजाइम तो बनेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन पैकेजिंग का काम फाइनल कौन करता है, वो करती है हमारी गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे बनेगा हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following function is not carried out by smooth endoplasmic reticulum? Transport of material,
सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Synthesis of A and B. लिपिड मैम रफ में होता है ना? नहीं, प्रोटीन रफ नहीं। दो रीजन होते हैं भैया हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से सुनो। हमारे पास में ये जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो रीजन होते हैं। आगे वाला जो रीजन है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे वाला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं राइबोसोम्स। बताओ। क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन्स भी आपने बताए थे लिपिड पे काम करते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ फूड तो मतलब लिपिड उसमें होते हैं, रफ में। क्या होना चाहिए हमसे? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है? लिपिड बनाती है या प्रोटीन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगी, तो ये काम तो 100% करेगी। चूंकि हमारे स्टेरॉइड्स जो होते हैं या स्टीरॉल्स जो होते हैं वो भी लिपिड होते हैं, तो स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाएगी। मतलब लिपिड बना रही है तो हार्मोन्स भी फिर उसी से बन जाएंगे। उसके बाद में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट 100% करती है, तो क्या नहीं करेगी? वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो करेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्यों करेगी? क्योंकि उसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं हमारे राइबोसोम। Question number 4. The vitamins which is or are generally excreted in urine are A, B, C, D और K. यूरिन के साथ में कौन से विटामिन बाहर निकल जाएंगे? बीकासोल। ठीक है, बी होगा। ओके, ए तो नहीं होगा, डी और के भी नहीं होगा, और इसके साथ में ई भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो चार है ए डी ई के अडैक जो है वो नहीं निकलेंगे। बिकॉज वो क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि वो दूसरी वाली लिपिड सॉल्युबल है बच्चे, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, अब बचा हमारा विटामिन बी और सी। तो बेसिकली विटामिन बी और विटामिन सी दोनों यूरिन के साथ में निकल जाएंगे। और अगर ज्यादा क्वांटिटी पूछी जाए, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीरीज में आया हुआ है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे 2 गोले कर खाएंगे, तो वहां पर हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? विटामिन बी को। चलो, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following animal breathes through skin? Fish, pigeon, frog और कॉकरोच? फ्रॉग क्यों कर सकता है? चलो, फिश नहीं कर सकती, पिजन नहीं कर सकता, कॉकरोच नहीं कर सकता। अब ये नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते वो मुझे बताओ। फिश के पास में गिल्स होते हैं, तो फ्रॉग के पास में गिल्स नहीं है। गिल्स क्या लंग्स होते हैं उसके पास में? मैम उनकी स्किन मतलब वो होती है, इसकी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं स्केल्स, पिजन की स्किन के ऊपर पाए जाते हैं फेदर्स, और कॉकरोच की स्किन के ऊपर पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। ब्राउन कलर मैंने आपको बोतला है ना। अब फ्रॉग की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो होती है मॉइस्ट और थोड़ी सी थिन, पतली है। हम तो अपनी स्किन से सांस नहीं ले सकते, हमारी बॉडी पे ना तो स्केल है, ना फेदर है और ना ही काइटिन है, लेकिन हमारी स्किन एक तो मॉइस्ट नहीं है। जितने भी आपने सुना होगा ना, फ्रॉग है तो फ्रॉग बहुत गिलगिला लिसलिसा सा होता है, उसको पकड़ेंगे तो फिसल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है एक तो पतली होती है और दूसरा होता है मॉइस्ट होती है। फ्रॉग नहीं होते ना ऐसे मॉइस्ट? सारे ही होते हैं। एम्फीबियन से बेटा, एम्फीबियन, हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्फीबिया की।
एम्फीबिया की, सारे के सारे एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के अंदर गिल्स भी पाए जाते हैं और लंग्स भी पाए जाते हैं। गिल्स किस में पाए जाएंगे? मछलियों। एम्फीबियंस के अंदर। हाँ amphibians। गिल्स किस में पाए जाएंगे? टेडपोल, लार्वा के अंदर। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो ये जो गिल्स होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं पेयर ऑफ लंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कॉज्ड बाय, फॉर्मिक एसिड। क्या बनाएंगे? सब फॉर्मिक बना ले। चलो जी, फॉर्मिक एसिड से हम लोग जब इंसेक्ट जो होते हैं वो हम लोगों को बाइट, और फॉर्मिक जो एसिड का बाइट आया हमारे पास में वो आया है एक्चुअली रेड एंड से, लाल चींटियों से। उसके बाद बाकी सब जो भी इंसेक्ट है उनके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है। चलिए जी, क्विकली देन क्वेश्चन नंबर 7, सिफिलिस किससे होता है? प्रोटोजोआ है, फंगस, प्रोटोजोन, और मतलब बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, वायरस, नाम भी बताना है। एक बार डिजीज को अच्छा, सिफिलिस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, तो फिर जैसे एड्स है। तो क्या अच्छा प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज क्या हमें याद नहीं है? मलेरिया, डिजेंट्री, अमीबाइस डिजेंट्री होती है, और उसके अलावा लिशमैनियासिस, काला अजहर कहते हैं जिसको, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ये तो 4 ही तो डिजीज पड़ी जो प्रोटोजोन से है, इसमें तो नहीं है। तो प्रोटोजोआ को पहले से निकाल देते हैं। फंगस से मैंने आपको बताया था बच्चे, फंगस से मोस्टली सारे स्किन के इन्फेक्शन होते हैं या लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, तो फंगस को भी निकाल देते हैं। बचा हमारे पास में बैक्टीरिया और वायरस। बताओ क्या होगा? ऐसा तो है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया से होगी या हम बोलते हैं वायरस से होगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, वायरस से होगी। तो वायरस का नाम बता दो। इसमें वायरस का ही नाम नहीं लिखा हुआ, बाकी सब लिखा। इसी का नाम नहीं है? चलो जी, वायरस से नहीं होती है, बैक्टीरिया से होती है। ट्रिपोनेमा पैलिडम, और इस तरह का वायरस होता है। क्या ये बैक्टीरिया होता है क्या? मैंने नहीं पढ़ाया। टी पैलिडम लिख लो, चलो अभी लिखो। टी पैलिडम भी आ सकता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम भी आ सकता है। सिफिलिस नाम से याद करो ना, सिफिलिस है तो बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, ट्रिपोनेमा पैलिडम प्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्प्रेड सेक्सुअल कंटेंट होती है। हाँ, और पेनिसिलिन, क्योर पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन अपन लोग किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? जो कि कोई बैक्टीरियल डिजीज हो। वायरस के अगेंस्ट वैसे भी हम कोई जो भी एंटीबायोटिक्स है उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, पर एंटीबायोटिक का हम लोग किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो वो तो यही होगा ना, बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी डिजीज होगी। एंटीवायरल जैसी कोई चीज नहीं है। चलिए जी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन 7। चलो क्वेश्चन 8। अच्छा, H1N1 किससे जुड़ा हुआ है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या फिर स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू पक्का? डेंगू का वायरस बता दो। चलो इसका बताओ, एड्स का बताओ, डेंगू का बताओ, बर्ड फ्लू का बता दो। ऐसे थोड़ी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग बैठ के। एड्स का मैं बता देती हूँ। हाँ, एड्स का आप मुझे वायरस बता दो जिससे कि ये होता है एड्स।
हाँ नाम मैम नहीं पढ़ना आ रहा, LYMPOEIDE लिखा हुआ है मेरे पे, ये क्या होता है? वायरस का नाम पूछो बच्चे। इसमें वायरस नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है WBC पे, मतलब HIV। अच्छा हाँ HIV तो लिखा हुआ है मैम पर तो वही वायरस पूछ रहे हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस लिखो। बर्ड फ्लू का है H1N4 और डेंगू का है डेंगू वायरस। हाँ। क्या लिखा हुआ है ना, स्पेलिंग बताओ, मैं बताती हूँ क्या लिखा है। लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट्स, वही वायरस है। लिम्फोसाइट बेटा, लिम्फोसाइट को तो ये किल करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो और कम हो जाती है। मैम मुझे HIV का फुल फॉर्म नहीं पता था। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म पता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए भाई। The seed of flowering plant are made up of ovary wall, embryo, reserve food coat, cotyledon और सीड में मैम सबसे ऊपर कोट होती है, फिर अंदर फूड स्टोर हाँ। होता है और ऊपर एम्ब्रियो होता है। चलो, तो ये हमारी सीड है ना। तो सीड के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, बार बार लिखवाया है मैंने, बेबी प्लांट। फिर ये फूड होता है, स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड किसके लिए है, बेबी प्लांट के लिए है। और इनको कवर करने के लिए बाहर की तरफ होता है हमारे पास में एक सीड कोट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। कोटाइलिडन क्या होता है, जाइगोट तो पता है, मेल और फीमेल जब फ्यूज होंगे तो फर्स्ट सेल बनाते हैं, दैट इज जाइगोट। ओवरी एंड ओवरी वॉल से फ्रूट बनता है आगे जाके, ठीक है। अब बताओ कोटाइलिडन क्या होता है। मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है, नहीं पता? मोनोकॉट डाइकॉट, अच्छा। मूंगफली के अंदर और जो आप ये खाते हो ना, कॉर्न बेटा, राजमा ले लो। चलो, मूंगफली भी सीड है और आपका राजमा भी सीड है, या फिर कॉर्न जो आप खाते हो दैट इज ऑल्सो सीड। उन दोनों के अंदर फर्क क्या है? कॉर्न डिवाइड नहीं होता। कॉर्न डिवाइड नहीं होता, वेरी गुड। और आपका जो ग्राम है, चना है, मूंगफली है, ये डिवाइड हो जाती है। दालें जो होती हैं वो मेनली डिवाइड हो जाती हैं। तो जब डिवाइड हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डाइकॉट, और एक हिस्सा जो है उसका वो कहलाता है कोटाइलिडन। और जो आपका आप ये क्या बोलते हैं, गेहूं खाते हो, उसके अलावा आप चावल खाते हो, राजमा खाते हो, कोई भी ऐसा सीड जो डिवाइड नहीं होता, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following is present in chlorophyll which gives a green color to plant leaves? मैग्नीशियम। कैल्शियम नहीं होता पक्का, ठीक है। मैग्नीज भी नहीं होता, Mn नहीं होता, ठीक है। आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ग्रीन कलर मिलता है। अगर पत्तियों के अंदर मैं आयरन डाल दूं तो क्या होगा, कैसी हो जाएंगी पत्तियां? ब्राउन, रेड। आपके हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। कॉपर डाल दूं तो क्यों डालूं मैडम, नहीं डालते। क्यों डालना ही क्यों है, जब है जो है भगवान ने दे दिया, अपन लोग क्यों डाले उसके अंदर। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, देखो जल्दी। कॉपर से ब्राउन हो जाएगा। कॉपर से ब्राउन हो जाएगा बेटा। क्या, ब्लू। क्रोमियम डाल दो तो क्यों डाल रहे हो मैडम इतना सब? क्रोमियम डाल दो तो क्या होगा? हर मेटल आयन अपना एक कलर देता है। क्रोमियम डाल दूं तो भी वो हो जाएगा ग्रीन। आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड लाल कलर का है, ठीक है। एक एनिमल होता है जिसे आप बोलते हो ऑयस्टर, उसके अंदर ब्लड ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है बेटा, क्योंकि उसके अंदर जो सेंट्रल आयन होता है वो कॉपर होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। उस आयरन को निकाल के आपने वहां पे कॉपर डाल दिया तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये सारे कलर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
The population of bird declined in an area where DDT was extensively used. Why? हाँ, ये हमको जरूर रटा पड़ा है कि DDT जो है वो हम लोगों ने पूरा का पूरा रट लिया. हाँ बताओ. वो बताएगा. तो बताना तो है कल मेरे एग्जाम थोड़ी ना बच्चा. चलो पहले अभी इसको आंसर देखते हैं, फिर हम लोग DDT भी देख लेंगे. क्या किया? हैच जो है वो नहीं होते थे. और हैच क्यों नहीं होते थे? कवरिंग जो होती थी, जो उनके शेल होते थे वो बहुत थिक हो जाते थे, सॉरी थिन हो जाते थे, बहुत पतले हो जाते थे. हाँ थिक होंगे तो भी तो हैच नहीं होंगे ना. हाँ बात तो वही है. तो थिन हो जाते थे और समय से पहले वो टूट जाते थे अंडे, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई. बताओ DDT का फुल फॉर्म. कोई गैस वगैरह थी या कोई? DDT पेस्टिसाइड बेटा. आपको याद होगा कुछ सालों पहले अपना जो रोड्स है ना, रोड्स के किनारे किनारे व्हाइट कलर का पाउडर डाला जाता था मच्छरों से बचने के लिए. वो DDT था. हाँ नहीं, जो ग्राउंड्स में लगा के वो नहीं, वो तो चॉक पाउडर होता है. अब वो तुम कह दो कि कल को हम जिम जाते हैं वो हाथ पे लगा के जिससे एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं. जो सड़क के किनारे ये जो नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं, ये व्हाइट कलर का पाउडर नहीं डालते हैं, वो DDT होता है. वरना क्यों डालेंगे सड़क के किनारे पाउडर? मैम जो वेट होती है, मतलब वो मशीन से डालते हैं रोड के ऊपर? नहीं नहीं, पाउडर जैसे चौक का पाउडर होता है ना, बिल्कुल वैसे व्हाइट कलर का पाउडर अभी भी डालते हैं. मच्छर ज्यादा होते हैं. पिंक कलर का देखते हो, बट वो जहाँ शादी होती है उधर. नहीं, वो तो चौक पाउडर है बेटा, वो एंटायरली डिफरेंट थिंग है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. अभी बता दो. इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर और स्टोर्स ब्लड फॉर एक्स्ट्रा ब्लड फॉर रिलीज व्हेन शॉर्टेज अकर्स. हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड जब भी होगा तो वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा? कहाँ जाके इकट्ठा करना है हम लोगों को उसको? सी बताओ. चलो ऑप्शन दो, कोई भी एक ऑप्शन. क्या हम लिम्फ नोड में जाके ब्लड को इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. लिम्फ नोड करते क्या है? लिम्फोसाइट बनाते हैं. ठीक है. पैनक्रियास में इकट्ठा हो सकता है क्या ब्लड? नहीं. पैनक्रियास क्या बनाता है? पैनक्रियास बनाता है एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा और दूसरा बनाता है हॉर्मोन्स. ठीक है. लिवर के अंदर जाके इकट्ठा हो सकता है? नहीं. तो बचा क्या? स्प्लीन. और स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक. बिल्कुल सही है. स्प्लीन बहुत काम आती है. जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारी RBC बनती यहाँ पर है, उसके बाद में शिफ्ट होती है बोन मैरो के अंदर. हमारी RBC जाके खत्म भी कहाँ होती है? स्प्लीन और लिवर के अंदर. इसलिए हम उसे ग्रेवयार्ड कहते हैं. और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो भी जाके इकट्ठा कहाँ होता है? स्प्लीन के अंदर. फिर उसको बाद में जो भी शॉर्टेज होगी तो हम उसे वापस निकाल लेंगे. चलें बढ़े आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 13. Now, release of which of one of the following chemical is responsible for causing fatigue after muscular activity in human beings? Glucuronic acid, uric acid, pyruvic acid और lactic acid. हमारे बॉडी में क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जिससे हमें थकान होनी शुरू हो जाएगी? यूरिक होगा. यूरिक एसिड से तो बेटा गाउट होता है, उसे गठिया बोलते हैं. ग्लूकारोनिक एसिड को निकाल देते हैं. चलो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड. पायरुविक एसिड बनाएंगे. चलो पायरुविक एसिड बनाते हैं. ये हमारा है ग्लूकोज. ये ग्लूकोज बनाता है पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस बनेंगे हमको 38 ATP. ऐसा तब होता है बेटा जब हमारे पास में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है. प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर. इसको हम लोग बोलते हैं
एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब ये ऑक्सीजन है नहीं तो ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड जाके हमारी मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थकान होती है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। प्रोटीन स्टार्ट हो रहा है, प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? माउथ, स्टमक, डियोडनम और इलियम। माउथ तो नहीं होगा। माउथ नहीं है, माउथ को हटा दे। चलो अब बताओ, स्टार्ट बताना आपको ना। स्टमक के अंदर, डियोडनम के अंदर नहीं, इलियम के अंदर नहीं, स्टमक के अंदर होते हैं पैप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम, जो प्रोटीन। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, माउथ के अंदर होता है स्टार्च का डाइजेशन, और हमारी डियोडनम के अंदर तीनों का डाइजेशन होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और एब्जॉर्प्शन का होता है जाके एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15, the process of conventional earlobe piercing does not lead to bleeding. This is because the heart does not supply blood to earlobes. Cartilage found in earlobe has lesser blood supply. Unlike any other body part, earlobe consists of dead, non-dividing tissue, or needle used for ear piercing is sterilized. कान छिदवाए हैं हम लोगों ने, सबने छिदवाए, नाक भी छिदवाई है हम लोगों ने, 2-3 कान छिदवाए हैं हम लोगों ने। हाँ, तो खून क्यों नहीं निकलता है? हूँ क्या बताओ, वो एक ऑप्शन तो आंसर तो दो। मैम डी भी हो सकता है क्योंकि पर्टिकुलरली नीडल यूज करते भी हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, स्टेरलाइज नीडल यूज करते हैं। कन्वेंशनली जो कान बीनने वाले आते हैं ना, वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, साइकिल पे, है ना, नाक कान छिदवा लो टाइप्स, है ना, और फिर उनको घर पे बुला के और बस लाओ छीद दो, यहाँ छीद दो, यहाँ छीद दो। बताओ, तो ये तो हटा देते ना। स्टेरलाइज तो भारत के अंदर स्टेरलाइजेशन की कहाँ प्रथा ही नहीं है। मैम ऐसे तो एक भी नहीं होगा, हार्ट तो पूरी बॉडी में ही ट्रांसपोर्ट करता है, चल ए को भी हटा देते हैं। मैम हाँ, कान लाल है ना हमारे, लाल होते हैं ना, लाल होते हैं हमारे कान, तो दैट मीन्स ब्लड की सप्लाई तो है। तो है क्या कि ब्लड की सप्लाई कम है। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू कैसे हो सकते हैं? अगर नॉन डिवाइडिंग यानी कि डेड टिश्यू होते हैं, जस्ट लाइक नेल्स और योर हेयर्स, तो आप कान को काट लो, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। पर ऐसे थोड़ी ना, यहाँ पे कोई प्लास्टिक का लगा रखा है, दर्द तो होता है पर ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि नर्व भी है बेटा। दर्द हो रहा है दैट मीन्स नर्व भी है। अपने कान को पकड़ के देखो, कोई मास्टर जी कान खींचते हैं तो दर्द भी होता है, लाल भी हो जाता है कान, दैट मीन्स ब्लड की सप्लाई है, बट दूसरे पार्ट के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली, बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? कितना हमको प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए और कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए? सब थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। सब थोड़ा थोड़ा बेटा। एक बैलेंस डाइट ना, सोचो आप डाइटिशियन हो,
और आपके पास में कोई आ गया बोलता है मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे हो तो इतना तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, बताएं। ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन। अच्छा, बैलेंस डाइट होती है ये वाली। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्यों लेना है? क्योंकि हमको बेसिकली जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी। सो दिस वाज ऑल। अब बाकी के क्वेश्चन जब आप लोगों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम पेपर के सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।